सभी को नमस्कार। यह क्लास बीए बेड ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए है, जिसमें हम भूगोल के जो प्रथम पेपर है भौतिक भूगोल से संबंधित, जिसके अंतर्गत स्थल मंडल का अध्ययन इस पेपर के अंतर्गत हम करेंगे। तो भौतिक भूगोल को प्रारंभ करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में भूगोल क्या है, इसका क्या अर्थ है, भूगोल किसे कहते हैं और इसकी कई जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो हम भूगोल का जो अर्थ देखते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल एक प्राचीन विज्ञान है जिसके अंतर्गत धरातल पर मिलने वाले विविध तत्वों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो तत्व भूआकृति से संबंधित हो, जिसमें पर्वत पठार मैदान हो सकता है, चाहे झील तालाब नदियां हो सकती है। यदि हम इस भूगोल को देखते हैं तो यह इंग्लिश जो शब्द है ज्योग्राफी, उसका हिंदी अर्थ है भूगोल। यह इंग्लिश जो शब्द है ज्योग्राफी, यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है जीवो और दूसरा शब्द है ग्रापोस। जीवो का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्रापोस का अर्थ होता है वर्णन। इस प्रकार यदि दोनों शब्दों को एक साथ हम देखते हैं तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अर्थात ग्रीक भाषा में ज्योग्राफी जो शब्द है उसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें इस पृथ्वी से संबंधित विशेष सामग्री का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इस भूगोल की शाखाओं की। यह भूगोल है, इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, जिनमें जो प्रथम महत्वपूर्ण शाखा है वह है भौतिक भूगोल और दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है इसकी मानव भूगोल। यदि हम भौतिक भूगोल की बात करें तो इसके अंतर्गत भी कई उप शाखाएं हैं, जिनकी हम बात करें तो उनमें प्रथम जो शाखा है वह है भू-आकृति भूगोल या भू आकृति विज्ञान, जिसे हम जीमोर्फोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत धरातल पर स्थित जो भी हम स्थलाकृति देखते हैं, चाहे वह पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, चाहे अन्य जलीय क्षेत्र हो, उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। कहने का अभिप्राय, भू आकृति के अंतर्गत भूमि पर जो स्थित ऊंचा उच्च है, विशेषतया पर्वत पठार और मैदान, इनका अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार इनका निर्माण हुआ, कौन से कारक थे जिनसे इनका निर्माण हुआ और किस प्रकार ये परिवर्तित हो रहे हैं। इसके बाद इस भौतिक भूगोल की दूसरी उप शाखा है, उसे कहा जाता है जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। जल विज्ञान के अंतर्गत जलवायु से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, शीत कटिबंधीय जलवायु। इसके बाद हम बात करें जल विज्ञान की,
तो इसके अंतर्गत सागर, महासागर, झील, तालाब, नदियां यानी जल से संबंधित जो भी जलाशय हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। साथ ही महासागरीय तली का ऊंचा उच्च, उसमें मिलने वाले निक्षेप का अध्ययन भी इस जल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण उपशाखा है इसकी मृदा भूगोल, जिसमें हम मिट्टी से संबंधित अध्ययन करते हैं। धरातल पर किस किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, उनकी संरचना क्या है, उनका निर्माण किस प्रकार हुआ, उन सब का अध्ययन मृदा भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद अन्य शाखा है चिकित्सा भूगोल। उसके बाद जो शाखा है उसका नाम है मनोरंजन, पर्यटन, आखेट भूगोल। हम देखते हैं धरातल पर कई प्रकार के मनोरंजन जो स्थल है वो मिलते हैं, चाहे एक और सुरम्य वादियों से आच्छादित अभ्यारण्य हो, चाहे पर्यटन से संबंधित हिल स्टेशन हो। इस से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो इस मनोरंजन यानी पर्यटन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हम बात करें मानव भूगोल की, तो इसकी भी कई उपशाखाएं हैं, जैसे सांस्कृतिक एवं सामाजिक भूगोल। मानव का समाज में क्या स्थान है, उसकी क्या सामाजिक प्रथाएं हैं, उसका किस प्रकार वातावरण के अनुसार जीवन यापन है, उसकी क्या कल्चर है, वो किस प्रकार के मकानों में रहता है, कौन सी जलवायु में रहता है आदि। ऐतिहासिक भूगोल इसकी दूसरी महत्वपूर्ण उपशाखा है, किस प्रकार इतिहास में भूगोल का विकास। इसके बाद इसकी जो अन्य शाखाएं हैं वह है जनसंख्या बस्ती भूगोल। मानव का अधिवास या किन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव अधिक है, किन क्षेत्रों में जनसंख्या कम मात्रा में मिलती है। जो अधिवास है उनका अध्ययन भी इस बस्ती भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, चाहे वो ग्रामीण अधिवास हो, चाहे वह नगरीय अधिवास हो। ग्रामीण की बात करें तो हम चाहे वह परिकीर्णित अवस्था में हो या सघन अवस्था में हो, यदि बसावट के आधार पर अधिवासों को देखें तो चाहे वह रेखीय हो, तारानुमा हो या वलयाकार हो, इन सब का अध्ययन इस बस्ती भूगोल में किया जाता है। इसके बाद राजनीतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत हम एक राज्य विशेष की जो सीमाएं, उसके अंतर्गत जो राजनीतिक इकाई है, चाहे वो तालाब से सीमांकित हो, चाहे नदियों से सीमांकित हो, चाहे वो पर्वतों से सीमांकित हो, उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इसकी एक महत्वपूर्ण उपशाखा है आर्थिक भूगोल है, जिसमें मानव के संबंधित क्रियाकलाप सम्मिलित किए जाते हैं। कृषि से संबंधित, उद्योगों से संबंधित, परिवहन से संबंधित आदि जो भी मानव का क्रियाकलाप है उन सबको इस आर्थिक भूगोल में समाहित करते हैं। तो ये तो रही भूगोल की जो दो शाखाएं थी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। हमारे इस पेपर में जिसका नाम है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम विशेषतया लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हम देखते हैं कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जो भौतिक भूगोल है, वो वास्तव में क्या है, किसे कहते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वह है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल
भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाले उन प्राकृतिक प्रक्रमों की व्याख्या करता है जो मानवीय क्रियाओं के लिए भौतिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं। हम देखते हैं कि जैसा वातावरण होगा, जैसी भू आकृति होगी, उसी के अनुरूप मानव की मानवीय क्रियाएं भी होगी। जैसे हम देखते हैं मैदानी भाग में सिंचाई की उत्तम सुविधा और समतल होने के कारण कृषि का अधिक विकास होता है, यानी मानव कृषि से संबंधित क्रियाकलाप करता है। जबकि हम पठारी भाग में देखते हैं, चाहे वो छोटा नागपुर का पठार हो, चाहे दक्कन का पठार हो, इन क्षेत्र में खनिजों की प्रचुरता होने के कारण मानव खनन व्यवसाय में संलग्न है। इसी प्रकार हम देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जो मानव कृषि करता है तो वो सीढ़ीदार खेतों के माध्यम से कृषि करता है, खेती करता है। वो उसी के अनुरूप बागान लगाता है और उसी के अनुसार अन्य व्यवसाय करता है। जैसे हम बात करें शिमला, नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा आदि पर्यटन स्थलों की या यूं कहे हिल स्टेशनों की, तो यहाँ पर पर्यटन उद्योग से संबंधित व्यवसाय ज्यादा किया जाता है, जिसको पर्यटन उद्योग कहा जाता है। यह पर्यटन उद्योग उन पहाड़ी क्षेत्रों में उस क्षेत्र विशेष की जो भौतिक पृष्ठभूमि है उसी के अनुरूप मानव का क्रियाकलाप है। हम बात करते हैं इस भौतिक भूगोल की, तो इस भौतिक भूगोल की क्या प्रकृति है, तो हम देखते हैं भौतिक भूगोल की प्रकृति में। तो भौतिक भूगोल की प्रकृति का तात्पर्य उसके विशेष स्वरूप से है, जिसके अंतर्गत निम्न पक्षों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। और ये पक्ष इस प्रकार है, जैसे हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की अवधारणा तथा भौतिक भूगोल की परिभाषा। इसके अलावा जो दूसरा पक्ष है वह है भौतिक भूगोल का विशेष क्षेत्र एवं उसके कार्य। इसके अलावा अन्य पक्ष की यदि बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं इसके अंतर्गत भौतिक भूगोल का विकास सम्मिलित किया जाता है और इसके बाद जो अन्य पक्ष है उसके अंतर्गत भौतिक भूगोल का महत्व को हम सम्मिलित करते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। तो हम बात करें इस भौतिक भूगोल की अवधारणा था परिभाषा से, तो क्या परिभाषाएं हैं, इसकी क्या अवधारणा है आदि। भौतिक भूगोल भूविज्ञानों यानी अर्थ साइंस के आधारभूत सिद्धांतों का समन्वित रूप है। जिस प्रकार जो भूविज्ञान होता है उनके एक निश्चित नियम होते हैं और उसी पर आधारित यह भौतिक भूगोल है। जैसे हम बात करें भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम धरातल पर स्थित उच्चाउच को देखते हैं। उन उच्चाउच में कभी कभी भूगर्भिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप परिवर्तन हो जाता है, चाहे वो ज्वालामुखी हो चाहे वो भूकंप हो। किस प्रकार भूकंप गति करता है, किस आधार पर यह नुकसान पहुंचाता है, किस प्रकार सुनामी आगे बढ़ती है, इनका अध्ययन विशेषतः अर्थ साइंस में किया जाता है। लेकिन भूकंप और ज्वालामुखी का अध्ययन हम सम्मिलित रूप से समन्वित रूप से भौतिक भूगोल में करते हैं, जिनमें अर्थ साइंस के जो आधारभूत तत्व है, जो सिद्धांत है, उनका अध्ययन भी हम इसमें करते हैं। किस प्रकार भूकंप आगे बढ़ेगा,
सुनामी किस प्रकार आगे बढ़ती है, क्यों उत्पन्न होती है आदि। इसके बाद हम बात करते हैं इसी भौतिक भूगोल की अवधारणा तथा परिभाषा में। तो जो अगली अवधारणा है वो आती है भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण के संघटकों का अध्ययन है। हम भौतिक पर्यावरण में देखते हैं कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर वन है और कहीं पर जलीय भूभाग है। उन सभी को सम्मिलित रूप में इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम देखते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भौतिक भूगोल पृथ्वी की स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, हिममंडल तथा जीवमंडल का वैज्ञानिक अध्ययन है। स्थल मंडल की बात करते हैं जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियां, विभिन्न प्रकार की घाटियां, दर्रे आदि का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार नदी विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार कर्मिक रूप से स्थलाकृति का निर्माण करती है। इसी प्रकार हम जलमंडल में देखते हैं किस प्रकार इस धरातल पर जलीय भूभाग स्थित है, किस प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल जिसमें विभिन्न गैसों का संगठन स्थित होता है जो मानव के लिए और जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, इनका क्रमिक अध्ययन भी हम करते हैं। हिममंडल इस धरातल पर विभिन्न मात्रा में हिम से आच्छादित भूभाग हमें मिलते हैं हिम ग्लेशियर के रूप में, चाहे वह आर्कटिक महाद्वीप में हो, चाहे वह अंटार्कटिका महाद्वीप में हो या ऊंचे पर्वतों पर स्थित ग्लेशियर हो, हिमालय हो, इनका अध्ययन भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम जीवमंडल जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जहां तक जीवन होता है, चाहे वो धरातल के अंदर हो, बाहर हो, चाहे वो जलीय भाग में हो, उनका अध्ययन भी वैज्ञानिक रूप से किया जाता है जो भौतिक भूगोल का एक निश्चित बिंदु है या पार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं भौतिक भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत भूविज्ञानों के आधारभूत सिद्धांतों के अलावा भौतिक पर्यावरण एवं मानव के क्रियाकलापों के अंतर संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि इस धरातल पर अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती और मानव के क्रियाकलाप भी उस पर आधारित होते हैं। यदि हम मानव के जो अधिवास है उनकी यदि चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि जहां पर हिम से आच्छादित या यूं कहें कि हिम वर्षा होती है, उनके मकानों की छतें ढलवाकार होती है, जबकि मैदानी भागों में समतल छत मिलती है। वन्य क्षेत्रों में जहां पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो उन क्षेत्रों में पेड़ों की शाखाओं पर आवास का निर्माण किया जाता है। मानव का पहनावा भी जलवायु के अनुरूप होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि मानव के जो क्रियाकलाप है उनका संबंध भौतिक पर्यावरण से संबंधित होता है, जिसका अध्ययन इस भौतिक भूगोल में किया जाता है। इसके बाद हम भौतिक भूगोल की परिभाषा की चर्चा करते हैं। क्या क्या परिभाषा है, किस किस विद्वान ने दी है, भौतिक भूगोल के बारे में उनके क्या विचार है। तो इसमें जो प्रथम नाम आता है वह है वोल्टर थॉमस। इन्होंने कहा है
कि भौतिक पर्यावरण का स्वयं में अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जिसके अंतर्गत महाद्वीप तथा सागरीय सतहों के धरातलीय उच्चाउच का अध्ययन तथा सागरों तथा महासागरों का तथा वायु का अध्ययन भी सम्मिलित होता है। वॉल्टर होम्स ने आगे कहा है कि जो भी अपने स्वयं के फलस्वरूप विज्ञान मंडल के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में विकसित हुए हैं, वो सब इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अगली जो परिभाषा उसकी बात करते हैं हम, तो यह परिभाषा स्टालर महोदय ने दी है। इन्होंने कहा है कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप में अनेक भूविज्ञानों के एकीकरण का अध्ययन है जो मानव पर्यावरण की प्रकृति के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इनके कहने का अभिप्राय यह है कि मानव और पर्यावरण की जो प्रकृति है उसी के आधार पर यह भौतिक भूगोल परिभाषित होता है। वो स्वयं कहते हैं कि भौतिक भूगोल भूविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का पिंड होता है, जिनका चयन इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि उन पर्यावरण प्रभावों को सम्मिलित किया जा सके जो भूतल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते रहते हैं। इसी के बाद हम जो अगली परिभाषा है वो भारतीय विद्वान सविंदर सिंह की है। इन्होंने कहा है कि भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसके अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, हिममंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल का व्याख्यात्मक विवेचन किया जाता है। जैसे हमने अभी सुना, चर्चा की कि जलमंडल के अंतर्गत झील, तालाब, नदी, महासागर, सागर उनका अध्ययन किया जाता है। महासागरीय तली किस प्रकार की है, उस महासागर के जो तलीय भाग में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ऊपर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और जो जो हम धरातल की गहराई में, समुद्र की गहराई में, महासागर की गहराई में अधिक जाते हैं तो वनस्पति जीव जंतुओं में भिन्नता पाई जाती है। तो एक व्याख्यात्मक विवेचन इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, चाहे वो जलमंडल हो, स्थल मंडल हो, वायुमंडल हो या जैव मंडल हो। इसके बाद हम चर्चा करते हैं भौतिक भूगोल की। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि भौतिक भूगोल, इसके जो मुख्य विषय क्षेत्र और कार्य क्या क्या है। तो हम इसके अंतर्गत देखते हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें नंबर 1 आता है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। इस वायुमंडल में पृथ्वी एक ग्रह है। इस पृथ्वी की उत्पत्ति, इसका भूवैज्ञानिक तथा आंतरिक संरचना क्या है, सूर्य व सौर परिवार के अन्य ग्रहों से संबंधित पृथ्वी के क्या संबंध है, पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां हैं, इनका अध्ययन इस भौतिक भूगोल के, यानी कि भौतिक भूगोल का जो स्वरूप है, जो कार्य है, इसके अंतर्गत किया जाता है। हम देखते हैं कि पृथ्वी इस सौर परिवार का एक सदस्य है। इस पृथ्वी के अलावा सौर परिवार में 7 अन्य ग्रह है, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून।
इन सभी ग्रहों की उत्पत्ति भी पृथ्वी के समान ही हुई है। उनका कालक्रम और भूवैज्ञानिक संरचना भी कुछ न कुछ मात्रा में इस पृथ्वी से संबंधित होगी। किस प्रकार अन्य ग्रहों के साथ इस पृथ्वी के संबंध है, किस प्रकार सूर्य की यह परिक्रमा करती है, किस प्रकार अपने अक्ष पर यह गति करती है, इनका अध्ययन भी इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्थलमंडल की, जिसमें हम देखते हैं स्थलमंडल की जो विभिन्न आकृतियां हैं उनका अध्ययन भू-आकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, यानी जीमोर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें स्थलाकृतियों के विकास की शक्तियों एवं प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। स्थलाकृति के जो विकास होता है वह पृथ्वी की जो दो शक्तियां हैं, एक आंतरिक आकस्मिक शक्ति जो अचानक धरातल पर प्रकट होती है, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, इनसे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और बाह्य शक्ति अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन, इन प्रक्रमों के द्वारा जो स्थलाकृतियां होती उनके स्वरूप में परिवर्तन आता है। धीरे धीरे वह स्थलाकृतियां अपने विशाल रूप से छोटे रूप में परिवर्तित होती रहती है, जिसका हम एक उदाहरण देखते हैं। अरावली की पर्वतमाला कहा जाता है कि यह संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में एक पर्वत श्रेणी थी, जो वर्तमान हिमालय से भी काफी अधिक ऊंची थी, लेकिन समय के साथ अपर्दनकारी शक्तियों के द्वारा इनमें कटाव होता रहा और यह वर्तमान स्थिति को प्राप्त हो गई। तो इन सब का अध्ययन भी इस स्थलमंडल के अंतर्गत किया जाता है, जो भौतिक भूगोल का एक विशेष क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं जलमंडल की। जलमंडल में हम देखते हैं महासागर, सागर, झील, तालाब, नदियां, नहरें और इसी के अलावा विशाल हिम नदियां, ग्लेशियर, अंटार्कटिका के रूप में, आर्कटिक के रूप में। कहने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का 2/3 से अधिक जो क्षेत्र है वह जल द्वारा घिरा हुआ है। सागरों एवं महासागरों की उत्पत्ति एवं उनका वितरण, क्या समान रूप से पृथ्वी पर सागर महासागरों की उत्पत्ति हुई है? उनका वितरण समान है? उन सागर महासागरों की जो नितल है, जो तली है, उसका उच्चाउच कैसा है? जल के भौतिक और रासायनिक गुण कैसे हैं? उनकी संरचना कैसी है? जैसे बात करें, हम झील की बात करते हैं। राजस्थान में एक झील देखते हैं, पुष्कर झील। एक झील की बात करते हैं हम, सांबर झील। सांबर झील का जो जल है वो लवणता युक्त है, पीने योग्य नहीं है, जबकि पुष्कर का झील उससे भिन्न है। इसी प्रकार जल संचार के साधन का अध्ययन भी इसके मुख्य पक्ष है, चाहे वो छोटे नाविक के रूप में हो या बड़े बड़े समुद्री जहाजों के रूप में हो। इन सब का अध्ययन इस जल मंडल के अंतर्गत किया जाता है। भौतिक भूगोल के अगले स्वरूप के बारे में हम चर्चा करते हैं तो उसके अंतर्गत आता है वायुमंडल। वायुमंडल धरातल पर समस्त वायुमंडलीय दशाओं तथा जीवधारियों के लिए आवश्यक है, जो अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत आता है। यदि वायुमंडल नहीं हो तो न तो पृथ्वी पर वर्षा होगी,
नहीं अन्य क्रियाएं होगी, नहीं ऑक्सीजन होगी और नहीं नाइट्रोजन होगी, नहीं हाइड्रोजन होगी और नहीं जल का निर्माण होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो वायुमंडल है वो विभिन्न वायुमंडलीय क्रियाओं के फलस्वरूप मानव के लिए जीवन उपयोगी वातावरण उपलब्ध करवाती है। इन सब का अध्ययन वायुमंडल के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जैवमंडल की। हम देखते हैं धरातल पर जीवन पाया जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि धरातल की कुछ गहराई में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु बिल बनाकर निवास करते हैं और हम आकाश में देखते हैं कुछ ऊंचाई तक जीवन संभव है। इसी प्रकार हम समुद्री महासागरीय भाग में देखते हैं तो महासागरीय या समुद्री भाग में हमें मछली या कई प्रकार की शैवाल या समुद्री जीव हमें मिलते हैं। इन सब का कारण है कि वहां तक जीवन है। जीवन के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो विद्यमान हैं और इस सब क्षेत्र को जो एक संकीर्ण पेटी के रूप में मिलती है। धरातल एवं वायुमंडल के मध्य मिट्टी, वनस्पति एवं जीव जंतुओं की परत के रूप में विस्तृत एक जो संकीर्ण पेटी मिलती है वो जीवमंडल कहलाती है। वो भूमि के कुछ अंदर से लेकर कुछ गहराई से लेकर वायुमंडल में जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा है या यूं कहे कि मानव या अन्य जीवों के लिए आवश्यक दशाएं हैं, इसी प्रकार समुद्री वो क्षेत्र जहां पर जीवन संभव है। तो इस संकीर्ण पेटी को जीवमंडल के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भौतिक भूगोल का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। हम भौतिक भूगोल के जो विकास की बात करते हैं तो इसका क्रमिक विकास हुआ है जो विभिन्न युगों में आंका जा सकता है। जिसमें जो पहला युग है वह युग है चीर सम्मत काल या शास्त्रीय काल। इसे क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। इस काल का समय ईसा पूर्व 600 ईस्वी से ईसा बाद 300 ईस्वी तक के समय को चीर सम्मत काल या शास्त्रीय काल की संज्ञा दी जाती है। इस काल में भौतिक भूगोल का अनुकरण हो चुका था और इस अनुकरण में कई भूगोलवेताएं हुए हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनमें यूनानी भूगोलवेता पोसिडोनियस का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्हें हम भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसी के अलावा एक अन्य यूनानी विद्वान हुए हैं जिनका नाम होमर है। होमर ने भौतिक भूगोल से संबंधित 2 रचनाएं प्रस्तुत की, इलियड और ओडिसी। इन बुक में या रचनाओं में उन्होंने भौतिक भूगोल से संबंधित अनेक तथ्यों का वर्णन किया है। इसके बाद इस चीर सम्मत या शास्त्रीय काल में ही थेल्स, जिन्होंने कहा है कि पृथ्वी को चपटी और गोलाकार बताया। इन्होंने कहा है कि पृथ्वी जल पर तैरती हुई तख्ती के समान है और इन्होंने भूकंप, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के कारणों का भी वर्णन किया है।
इसी काल में पाइथागोरस, अनेक्जिमेंडर, अरस्तु जैसे आदि विद्वान हुए हैं जिन्होंने भौतिक भूगोल के अंकुरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी समय एक विद्वान हुए हैं इरोटोस्थनीज। इन्होंने ज्योग्राफिया पुस्तक की रचना की है और कहा जाता है कि जो ज्योग्राफी शब्द है इन्होंने ही सबसे पहले ये सब प्रतिपादित किया। इसके बाद हम जो दूसरा युग है जिसमें भूगोल का विकास हुआ उसे कहा जाता है अंध युग, डार्क एज। यह एक ऐसा युग था जिसमें भौतिक भूगोल से संबंधित जो कार्य थे वो शीतल हो गए थे। यह युग 300 से 700 ईस्वी तक का समय माना जाता है, क्योंकि इस वक्त रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, जिसके कारण यूनानी तथा रोमन दार्शनिकों के भौगोलिक ज्ञान का लोप होने लगा। भूमध्य सागरीय तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में कट्टर धर्मपंथी अरबों तथा यूरोपीय पादरियों का आधिपत्य स्थापित हो गया था और इनका मेन ही यह मुख्य उद्देश्य एक ही था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस कारण इस युग में भूगोल या भौतिक भूगोल से संबंधित जो विकास कार्य थे उनमें शीतलता आ गई थी। इसमें विशेष विद्वानों का आविर्भाव नहीं हुआ। इसमें एक विद्वान मुख्य रूप से माने जाते हैं कॉस्मोस। इन्होंने अपनी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी में संपूर्ण विश्व का वर्णन किया है और पृथ्वी को इन्होंने चपटी तथा आयताकार बताया। इसी काल में मानसूनी पवनों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो विशेषतया अरब व्यापारी के द्वारा दिया गया, क्योंकि ये व्यापारी समय विशेष पर समुद्री यात्राएं करते थे और अपने अनुभवों के आधार पर इन्होंने माना कि 6 माह हवाएं इस पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और 6 माह हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। तो इसी के साथ इन्होंने पालदार नौकाओं के द्वारा उन हवाओं के रुख के अनुरूप यात्राएं की। उसके बाद जो अगला युग है वह महत्वपूर्ण युग था भौतिक विकास की दृष्टि से, भौगोलिक विकास की दृष्टि से, भूगोल के विकास की दृष्टि से, या यूं कहें कि भौतिक भूगोल के विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण युग था। यह समय 1492 से लेकर 1522 तक का काल माना जाता है, जिसके दौरान अनेक खोजें तथा साहसपूर्ण अभियान किए गए। कोलंबस से लेकर वास्को डी गामा आदि की जो यात्राएं हैं इस महान खोज युग के अंतर्गत आती है। ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी के अंतर्गत आती है। वास्को डी गामा 1498 में भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर पहुंचा और इसने यूरोपियों को बताया जो भारत उनके लिए अनजान था, उसकी इसने खोज की। इसी प्रकार फर्डिनेंड मैकेगल
मैगलन ने 1519 में विश्व की परिक्रमा प्रारंभ की। मैगलन ने अटलांटिक महासागर को पार करके दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित जल संयोजक को पार किया, जिसे वर्तमान में मैगलन जल संधि या मैगलन जल संयोजक कहा जाता है। उसने भारत, चीन, जापान तथा मसालों के द्वीपों तक के समुद्री मार्ग की खोज भी की थी। ये एक ऐसा युग था जिसमें कई समुद्री या यूं कहें कि जो महान यात्री थे, जिन्होंने साहसपूर्ण अभियान प्रारंभ किए थे, बहुतों की तो उस अभियान के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। मैगलन भी इनमें एक ऐसा ही विद्वान था जिसे फिलीपींस के निकट खुंखार आदिवासी लोगों ने मार डाला था। इसी युग में वारेनियस, कोपरनिकस जैसे विद्वान हुए, जिन्होंने यात्राओं के जो अनुभव थे, इन यात्राओं के द्वारा उन्होंने जो खोज की, उन यात्राओं से और खोजों से भौतिक भूगोल के विकास को प्रगति मिली, जो अंध युग में एक शिथिल हो गई थी। इसके बाद हम जो अगला विकास है उसे कहा जाता है आधुनिक युग। जो 1492 से लेकर 1522 तक का जो काल था, महान खोज युग, ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी, उससे जो अनुभव प्राप्त हुए, जो उन्होंने खोजा, जो अपने अनुभव लिखे, उनकी जो विशेष सामग्री थी, जो यात्राओं से प्राप्त सूचनाएं थी, उन सूचनाओं को 19वीं शताब्दी के जो भूगोलवेत्ता हुए, उन्होंने वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिनमें महत्वपूर्ण विद्वान अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्होंने भौतिक भूगोल से संबंधित अनेक सराहनीय कार्य किए। उन्होंने ज्वालामुखी के उद्भव के कारण तथा प्रकारों की व्याख्या भी प्रस्तुत की थी। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने एक महत्वपूर्ण भौतिक भूगोल में संकल्पना प्रतिपादित की थी, जिसे कहा जाता है पार्थिव एकता का सिद्धांत या पार्थिव एकता की संकल्पना। इन्होंने कार्य कारण संबंध भी स्थापित किया था। हम्बोल्ट के समय ही एक जर्मन विद्वान कार्ल रिटर भी थे, जिन्होंने मानवीय तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया था। इनके अलावा फ्रोबेल, फ्रेडरिक रेटजेल जैसे विद्वान हुए। इस आधुनिक युग में भौतिक भूगोल का विकास अधिक मात्रा में हुआ। इस वजह से 20वीं शताब्दी को भौतिक भूगोल का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। धन्यवाद।